जी कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 26। आज के लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर कौन सा? चैप्टर 5, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की आज हम डेफिनेशन स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद एसेंशियल्स डिस्कस करेंगे। एसेंशियल का मतलब क्या है कि एक वैलिड एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या चीजें होना जरूरी है। जैसे इससे पहले हमने और भी एसेंशियल्स पढ़े हुए ना। कौन कौन से एसेंशियल्स पढ़े हमने एसेंशियल्स ऑफ ऑफर पढ़े, एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस पढ़े, एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े, एसेंशियल्स ऑफ कंसीडरेशन पढ़े, एसेंशियल्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन पढ़े, एसेंशियल्स ऑफ फ्रॉड पढ़े। ठीक है, उसी तरह आज हम स्टडी करेंगे एसेंशियल्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी एसेंशियल्स का मतलब है एक कंसेप्ट है लॉ में, इससे मुराद है वो चीजें जो जरूरी हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या जो भी आगे टर्म है उसको साबित करने के लिए। तो एसेंशियल्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? वो कौन सी चीजें हैं जो कि एक वैलिड कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जरूरी हैं। फिर हम स्टडी करेंगे रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये थोड़ा ट्रिकी है रूल, ये आसान है। रूल्स में 4 रूल्स हैं, 2 ट्रिकी है, 2 इजी हैं। जो ट्रिकी रूल्स है वो जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊं समझाऊं, जिस एग्जाम्पल से, आपने उसी एग्जाम्पल के जरिए से इसको समझना है, फिर इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं करेंगे ये। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करें। चलिए सबसे पहले डेफिनेशन, सबसे पहले क्या डिस्कस करते हैं? डेफिनेशन, किसी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट टू डू समथिंग, यानी हमने किसी के साथ एग्रीमेंट किया टू डू समथिंग। कब? इफ इसमें अहम लफ्ज़ है। इफ एन इवेंट कोलैटरल टू कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा इवेंट जो कि कोलैटरल टू कॉन्ट्रैक्ट हो, हैपन्स और डज नॉट हैपन। हैपन होता है या नहीं होता, यह होगा कोलैटरल इवेंट। ये क्या होगा? कोलैटरल। छोटी सी एग्जांपल, आपके घर वालों ने, आपके चचा ने आपसे वादा किया अगर तुम इस दफा इम्तिहान में पास हो जाओ तो आपको नई मोटरसाइकिल गिफ्ट करूंगा। ये एक रफ सी एग्जांपल दे रहा हूं, रफ सी, इसके ऊपर कंसेप्ट नहीं बिठाना, सिर्फ एग्जांपल, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की नेचर समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। पास होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट अमल होगा, पास नहीं होंगे कॉन्ट्रैक्ट अमल नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब है ये कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड कर रहा है आपके पास होने पे। कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं, जो डिपेंड कर रहा है किसी कंडीशन के ऊपर, लेकिन वो कंडीशन कोलैटरल होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट से डिपेंडेंट होनी चाहिए। अगर तुम स्मोकिंग छोड़ दो तो तुम्हें 10,000 रुपये इनाम दूंगा। ठीक है, इसमें मेन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 10,000 रुपये देने का है, लेकिन वो किस कंडीशंस के ऊपर डिपेंडेंट है? स्मोकिंग छोड़ने पे। अच्छा, क्या फर्क है पास होने में और स्मोकिंग छोड़ने में? एक था टू डू समथिंग, एक नॉट टू डू समथिंग। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसमें हम वादा करते हैं टू डू समथिंग, अगर कोई कोलैटरल इवेंट हैपन होता है या नहीं होता। अब इसकी 2 एग्जांपल, पहले एक एग्जांपल, आपने चाइना से कुछ सामान इंपोर्ट करवाया, आप ट्रेडर हैं, चाइना से सामान इंपोर्ट करवाया, सामान आ रहा है रास्ते में समंदर में, आपने पाकिस्तान में दूसरे ट्रेडर के साथ एग्रीमेंट किया, भाई मैंने चाइना से कुछ कंप्यूटर्स मंगवाए तो मैं आपके साथ एग्रीमेंट करता हूं क्या कि मैं आपको 50,000 रुपये पर कंप्यूटर के हिसाब से आपको सेल करूंगा, लेकिन कब? बट ओनली इफ वो शिप रीचेस पाकिस्तान। अगर वो शिप पाकिस्तान पे आ जाए, यानी जब वो शिप पाकिस्तान में आएगा मैं आपको वो सेल करूंगा 50,000 के हिसाब से कंप्यूटर। अब देखें, 50,000 के हिसाब से कंप्यूटर सेल करना ये एक इन इटसेल्फ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दोनों पार्टी एक दूसरे को कंसीडरेशन दे रही है, लेकिन इसमें लिंक किसके साथ कर दिया गया? शिप के आने के साथ। इसका मतलब है शिप आएगा तो ये एग्रीमेंट होगा, शिप नहीं आते तो एग्रीमेंट नहीं होगा। ये है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट टू डू समथिंग, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल कंप्यूटर, इफ एन इवेंट कोलैटरल टू कॉन्ट्रैक्ट। इस केस में कॉन्ट्रैक्ट टू डू समथिंग क्या है वाला? मेन कॉन्ट्रैक्ट कंप्यूटर बेचने का। कोलैटरल इवेंट क्या है? शिप का आना।
शिप का हैपन्स और डज नॉट हैपन, हैपन और डज नॉट हैपन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, बाद में लाता रहता। पहले बताया कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की नेचर समझ आई। इसमें इसका मतलब है दो इवेंट होते हैं, एक मेन इवेंट, एक कोलैटरल इवेंट। मेन इवेंट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। और कोलैटरल इवेंट जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट होता है। प्रैक्टिकली अगर आपने कंटीजेंट या कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करवाना हमेशा बेहतर होता है। प्रैक्टिकली कॉन्ट्रैक्ट को कंटीजेंट कर देना हमेशा, क्यों भला? अगर कॉन्ट्रैक्ट को अगर मैं सिर्फ इतना एग्रीमेंट करूं ना, जरा सोचिएगा जरा कि मैं आपको 20 तारीख को 50,000 के लिहाज से कंप्यूटर बेचूंगा और जहाज नहीं आता, तो मेरे खिलाफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस हो जाएगा कि मैंने एग्रीमेंट किया था और मैंने चीजें नहीं बेची। अगर कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट नहीं रखता मैं, लेकिन अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट को कंटीजेंट बना दिया, कंडीशन के साथ अटैच कर दिया, अब जहाज नहीं आया जिसकी वजह से मैं सप्लाई नहीं दे सका, बताइए क्या अब मेरे खिलाफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस लगेगा? अब नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने कंडीशन अटैच कर दी थी कि भाई जहाज आया तो फिर बेचूंगा, वरना नहीं बेचूंगा। तो इसलिए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बेहतर होता है बना देना। अक्सर कंपनी जब कोई अहम कॉन्ट्रैक्ट बना रही होती है ना, तो उसमें ये कंडीशन अटैच कर देते हैं कि हम ये काम करेंगे, शर्त ये हो ये हो ये हो ये हो, वरना नहीं, अपने आप को सिक्योर करने के लिए। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली हमें थोड़ा सिक्योर बना देता है, लेकिन बहरहाल आपकी मर्जी है, चाहे कंटीजेंसी ऐड करें, कंटीजेंसी मीन कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करें या ना करें, वो आपकी मर्जी। क्लियर हो गया? ये एक और एग्जांपल, मैंने जब ट्रेडर के साथ एग्रीमेंट किया, साथ ही साथ इंश्योरेंस कंपनी वालों के साथ भी एग्रीमेंट किया। अब इंश्योरेंस कंपनी वालों ने क्या एग्रीमेंट किया, जरा सुनिएगा एग्रीमेंट। इंश्योरेंस वालों ने कहा अगर आपका जहाज कराची के साहिल पे नहीं आता, हम आपको 50 लाख रुपया अदा करेंगे। नॉर्मल इंश्योरेंस वाले, भाई कराची के साहिल पे ना आने का मतलब क्या भला? डूब गया, जहाज डूब गया। अगर आपका जहाज कराची के साहिल पे नहीं आता, हम आपको 50 लाख रुपया अदा करेंगे। एक एग्रीमेंट ये भी किया है, ये इंश्योरेंस एग्रीमेंट है। अब बताइए इस इंश्योरेंस वाले एग्रीमेंट में क्या ये कंटीजेंट एग्रीमेंट है? क्योंकि इंश्योरेंस वाले पैसे देंगे कब? अगर जहाज नहीं आता। इसमें मेन कॉन्ट्रैक्ट क्या है? पैसे दे, इंश्योरेंस वाले पैसे दे रहे होंगे। और इसमें कोलैटरल इवेंट क्या है? जहाज का ना आना। अब कंपेयर कीजिए प्रीवियस एग्जांपल के। प्रीवियस एग्जांपल में जहाज का आना कोलैटरल इवेंट था, इस एग्जांपल में जहाज का डज नॉट हैपन कोलैटरल इवेंट है। तो कोलैटरल इवेंट हैपनिंग पे भी हो सकता है, नॉन हैपनिंग पे भी हो सकता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट टू डू, हम पैसे देंगे, हम बेचेंगे कंप्यूटर जब जहाज आएगा। यह है कॉन्ट्रैक्ट जो कि डिपेंडेंट है, कंडीशनल किसके ऊपर? ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट के ऊपर। और इंश्योरेंस वाले हमें पैसे देंगे अगर जहाज नहीं आता, यह भी कॉन्ट्रैक्ट कंडीशनल है, कंटीजेंट है, डिपेंडेंट है, किसके ऊपर? नॉन हैपनिंग के ऊपर। हैपनिंग और नॉन हैपनिंग में फर्क समझ आया? दो चीजें समझ आ गई ना, तो समझ लिया आधा लेक्चर हमारा क्लियर हो गया। एक ये हैपनिंग और नॉन हैपनिंग में फर्क क्या, और एक मेन इवेंट और कोलैटरल इवेंट में फर्क क्या है। जिसको ये दो कंसेप्ट समझ आ गए, आधा लेक्चर आज का समझ आ गया। मेन इवेंट और कोलैटरल इवेंट में फर्क समझ आ गया, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग में फर्क समझ आ गया। ठीक है, अच्छा आप सुनिए जरा, आपने बताना है ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं। मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन सिर्फ उसी सूरत में जब आप फीस देंगे। आई विल टीच यू इफ यू पे मी। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? गलत। हर इफ के साथ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में इफ आता है जरूर, लेकिन हर इफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं। इसमें कोलैटरल इवेंट कोई है ही नहीं, इसमें सारी मेन ट्रांजैक्शन है। नहीं समझ आई बात? सुने, मैं 20 लाख में अपनी गाड़ी आपको बेचूंगा, बताइए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? अब सुनिएगा, अब कायम रहिएगा अपनी बात, ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब मैं देखिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है मैं 20 लाख में अपनी गाड़ी मैं अपनी गाड़ी आपको बेचूंगा अगर आप मुझे 20 लाख देंगे। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? ये पहले वाला ही कॉन्ट्रैक्ट को रिवर्ट कर लिया। हालांकि इसमें इफ आ रहा है, तो याद रखें हर इफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाता इसमें, क्योंकि मेन इवेंट एक ही है, इसमें कोई कोलैटरल इवेंट। ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है? कोलैटरल इवेंट कोई नहीं है, कोलैटरल इवेंट कोई नहीं है। ठीक है, मैं अपनी गाड़ी आपको बेचूंगा 20 लाख में अगर आप 3 दिन के अंदर अंदर सारे पैसे मेरे पास ले आए। ये है, इसमें कोलैटरल इवेंट क्या? 3 दिन के अंदर अंदर पैसे लेके आना। ठीक है, ये कोलैटरल इवेंट है।
और मेन इवेंट क्या है? गाड़ी सेल परचेज करना। तो जेहन में रखिएगा, लफ्ज इफ डिसाइड नहीं करेगा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, कोलैटरल इवेंट डिसाइड करेगा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं। नहीं आई ना बात समझ? लफ्ज इफ डिसाइड, हालांकि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में लफ्ज इफ आ रहा होगा, लेकिन हमारा जो असल फैसला है वो लफ्ज इफ की बेस पे नहीं होगा। किसकी बेस पे होगा? कोलैटरल इवेंट है। क्लियर हो गया? फिर से मुझे बताइए, मेन इवेंट कोलैटरल इवेंट में फर्क समझ आ गया? हैपन्स और डज नॉट हैपन में फर्क समझ आ गया? आज का काम क्लियर। आगे चलते हैं। कहता है एसेंशियल्स क्या है कंटिंजेंट? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कब होता है कंटिंजेंट? सबसे पहला, नहीं मैं तरतीब थोड़ी आगे पीछे कर, उसमें एक कोलैटरल इवेंट होना चाहिए। एक कोलैटरल, मेन इवेंट तो दुनिया के हर कॉन्ट्रैक्ट में होगा ना, उसकी तो बहस ही नहीं है। कोलैटरल इवेंट होना चाहिए। कोलैटरल इवेंट फ्यूचर पे डिपेंड करना चाहिए। जहाज का आना कोलैटरल इवेंट है और जहाज फ्यूचर में आएगा। ये नहीं जहाज आ चुका है और हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, अगर जहाज आएगा वो कहेगा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो तो कंफर्म कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्योंकि जहाज आ चुका है। कोलैटरल इवेंट होना चाहिए, कोलैटरल इवेंट फ्यूचर में होना चाहिए। अच्छा ये काफी था। तीसरी कंडीशन पता नहीं उसने क्यों लिखी है कि वो अनसर्टन इवेंट होना चाहिए। फ्यूचर हमेशा ही अनसर्टन होता है, तो मेरे ख्याल में, लेकिन बहरहाल उसने लिखा है तो हम याद कर लेंगे, कोई हर्ज नहीं। कोलैटरल इवेंट होना चाहिए, इवेंट फ्यूचर का होना चाहिए और अनसर्टन होना चाहिए। देखिए जहाज वाली एग्जांपल में कोलैटरल इवेंट है, फ्यूचर का इवेंट है, फ्यूचर में होगा ना, फ्यूचर फैसला करेगा हुआ कि नहीं, और अनसर्टन है यानी मे भी हो तो हो गया हमारा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। भाईजान को गाड़ी बेच रहा हूं, अगर 20 लाख मुझे देंगे, इफ यू पे मी 20 लाख आई विल गिव यू गाड़ी। बताइए ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? क्यों नहीं है? कोलैटरल इवेंट ही नहीं है। कोलैटरल इवेंट डिसाइड करता है। एसेंशियल्स क्लियर हो गए? आगे चलते हैं। एग्जांपल्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। पहले 2-3 एग्जांपल्स होती थी हमारे सिलेबस में, अब सिर्फ इंश्योरेंस के एग्जांपल काफी है। इंश्योरेंस एग्रीमेंट जानते हैं ना क्या होता है? अगर आग लगेगी तो हम आपको पैसे अदा करेंगे, यही करते हैं ना इंश्योरेंस वाले। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है? इसमें मेन इवेंट क्या है? पैसे। और कोलैटरल क्या है? आग लगना। मुझे बताइए क्या आग कोलैटरल इवेंट है? फ्यूचर पे है, अनसर्टन है, हो सकता है लगे हो सकता है ना, तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। फर्म वालों ने कहा, आपने कहा रिजल्ट आने वाला है, उसने कहा आ जाओ, लेकिन हम अभी आपको रजिस्टर नहीं करेंगे, हम आपको 14,700 रुपए पर मंथ पे 3.5 साल के लिए आर्टिकल्स देंगे, बट ओनली इफ यू पास इन दिस अटेम्प्ट। बताइए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं? अब देखिए 14,700 पे फर्म को सर्विस प्रोवाइड करना, फर्म आपको ये क्या है? मेन कॉन्ट्रैक्ट। और कोलैटरल इवेंट क्या है? पास हो। क्या ये कोलैटरल इवेंट है? क्या फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है? क्या अनसर्टन है? बिल्कुल अनसर्टन है। अब तो रिजल्ट आ गया, अब तो वैसे पास हो गया, अब वो कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट नहीं रहा, अब यहां तो पक्का हो गया होगा कॉन्ट्रैक्ट, यहां वाइड हो गया होगा। नहीं वाइड नहीं हुआ, बस ना छोड़ दे जी। तो मुझे बताइए इसमें अब तो चूंकि रिजल्ट आ गया है तो वो अब फ्यूचर इवेंट तो नहीं रहा, अब तो पास इवेंट हो गया। अब यहां तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो हफ्ता पहले कंटिंजेंट था, अब यहां तो ये वैलिड हो गया होगा या वाइड हो गया होगा, या इनफोर्स हो गया होगा या नॉट इनफोर्स हो गया होगा। अब तो नहीं ना रहा कंटिंजेंट। क्यों नहीं रहा कंटिंजेंट? क्योंकि वो पाप फ्यूचर रहा ही नहीं है, और सर्टन भी हो चुका है कि पास हुए कि नहीं हुए, पास भी बन चुका है। शाबाश। तो कब हो कंटिंजेंट? समझ आ गया? अच्छा, इंश्योरेंस और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है? भैया इसको उधार दे दें, अगर इसने पैसे ना दिए तो मैं दूंगा। इन्होंने चीज इसको उधार बेची, पैसे इन्होंने देने हैं, इनके आपस में ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है, दरमियान में मेरी एंट्री हो गई गारंटर के तौर पे। भाई गारंटी का गारंटी में नहीं कोई बात नहीं, लेक्चर चल रहा है, लेक्चर चल रहा ना जी। गारंटी में यही होता ना, अगर इसने पैसे नहीं दिए तो मैं दूंगा, ठीक है। तो ये अगर ये पैसे दे दिए तो मैंने पैसे नहीं अदा करने गारंटर ने, नहीं दिए तो फिर देने हैं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं? जो किस पे डिपेंड करता है, उनके पैसे देने या ना देने हुए। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये दो बड़ी एग्जांपल्स है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की।
आप सिर्फ इंश्योरेंस के ऊपर ध्यान में रखें, गारंटी को याद कर लें। क्लियर? फिर एक छोटा सा कंसेप्ट हमें बताता है, क्या? वेजरिंग एग्रीमेंट और कंटिजेंट एग्रीमेंट। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या, क्योंकि दोनों मिलते जुलते लगते हैं ना। इफ बारिश हुई तो मैं 10,000 दूंगा, इफ बारिश नहीं हुई तो आप मुझे देंगे। मुझे तो ये भी कंटिजेंट लग रहा है, मुझे तो ये भी इलीगल है। अच्छा, एक फर्क तो एक, दूसरा इसमें इवेंट एक ही है, इवेंट एक ही है बारिश का, ठीक है। अच्छा, इसमें लेकिन चले है डिफरेंस पढ़ते हैं वन बाय वन। दो दो तीन चार है, चार है, मैं बताता हूं, एक्सप्लेन डिस्कस करता हूं। डिफरेंस क्या स्टडी करने जा रहे हैं? वेजरिंग और कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में फर्क। सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क, वैलिडिटी। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वेजरिंग एग्रीमेंट इज वाइड। ना सिर्फ वाइड बल्कि इलीगल। सजा भी होती है ना, जुआ जुर्म है कि नहीं, ये समझ आ गया। दूसरा, फ्यूचर अनसर्टन इवेंट। इवेंट होता है, फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है। बारिश इवेंट है, बारिश इवेंट है भी फ्यूचर पे डिपेंड, है भी अनसर्टन, है भी। लेकिन ये इवेंट कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ कोलैटरल होता है, जबकि वेजरिंग एग्रीमेंट में ये मेन इवेंट होता है, सोल डिटरमिनिंग फैक्टर। सोल डिटरमिनिंग फैक्टर यानी इसका मतलब यह हुआ कि वेजरिंग एग्रीमेंट में एक इवेंट है, बारिश का होना ना होना। बारिश हुई पैसे दिए जाएंगे, बारिश नहीं हुई पैसे नहीं दिए जाएंगे। नहीं, पैसे देना और बारिश होना ये दो अलग-अलग इवेंट नहीं है। हाँ, एक ही है, क्योंकि उस बारिश होने पे पैसे दिए जा रहे हैं। जो हमारे जहाज वाली एग्जांपल थी उसमें दो इवेंट थे, पैसे देना उसमें भी इवेंट नहीं था। उसमें कौन से दो इवेंट? एक जहाज का आ जाना और दूसरा कंप्यूटर को बेच देना, ये दो इवेंट थे। समझ रहे? तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में दो इवेंट होते हैं, एक मेन एक कोलैटरल। जबकि वेजरिंग में कौन सा? वही मेन, उसमें कोलैटरल नहीं। ये बात समझ आए? आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज का रियल इंटरेस्ट होता है, यानी पार्टीज को इवेंट होने या ना होने से फर्क पड़ता है, इवेंट के ऊपर उनका इंटरेस्ट बेस कर रहा है। जबकि वेजरिंग एग्रीमेंट में पार्टीज का रियल इंटरेस्ट नहीं आ गई। नई बात समझ आई? पाकिस्तान इंडिया में मैच होगा, जो टीम जीतेगी उसको 50 लाख रुपए इनाम मिलेंगे। क्या पाकिस्तान और इंडिया ये वेजरिंग एग्रीमेंट है? नहीं है। इनमें पार्टीज का रियल इंटरेस्ट है। लेकिन अगर मैं बाहर बैठा हुआ साथ वाले से कह रहा हूं, अगर पाकिस्तान की टीम जीती तो मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा, अगर हारी तो तुम मुझे देना। अब हमारा रियल, देखिए, मैच जीतने या हारने में तो इंटरेस्ट है हमारा, लेकिन रियल इंटरेस्ट नहीं है। जुआरी जो है ना, उनका कोई मुल्क नहीं होता, वो ना इंडिया के हैं ना पाकिस्तान के हैं, वो जुए के हैं सिर्फ। उसमें उनका रियल इंटरेस्ट उनका ये नहीं है पाकिस्तान जीते, पाकिस्तान जिंदाबाद। रियल इंटरेस्ट क्या है कि मैंने जिस टीम पे जुआ लगाया है ना वो जीत जाए ताकि मुझे पैसे। पार्टीज का रियल इंटरेस्ट नहीं है। बारिश होने या ना होने में रियल इंटरेस्ट कोई नहीं हमारा, लेकिन सिर्फ जुआ लगाया हुआ है, इतना इंटरेस्ट है, इतना। तो अब देखें, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट था, जो सामान आ रहा था कराची के साहिल पे, उसमें ताजिर का रियल इंटरेस्ट था कि नहीं था? उसमें रियल इंटरेस्ट था। तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज का रियल इंटरेस्ट होता है, यानी उस ट्रांजैक्शन उनके बिजनेस का हिस्सा है। जबकि वेजरिंग एग्रीमेंट में कोई भी है सकता है। ठीक। अब पाकिस्तान में लोगों ने इस बात पे भी जुआ लगाया, भाई इलेक्शन हुए, ट्रंप जीतेगा कि हारेगा। आपने शायद खबरों में पढ़ा, इस चीज के ऊपर भी जुआ लगा था कि ट्रंप जो है इलेक्शन में दोबारा। अब अमेरिका में क्या हो रहा है, पाकिस्तान को इससे क्या लेना देना? ठीक है, पाकिस्तान का इससे क्या लेना देना? लेकिन तो इसका मतलब है रियल इंटरेस्ट नहीं होता। जो वेजरिंग में रियल इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में रियल इंटरेस्ट होता है। और रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, रेसिप्रोकल याद है ना? ए ने बी से वादा किया और बी भी ए से वादा करता है। ए ने बी से कहा मैं तुम्हें गाड़ी दूंगा, बी ने ए से कहा मैं आपको पैसे दूंगा। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होते हैं। वेजरिंग एग्रीमेंट में रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, नहीं भी हो सकते। अच्छा, नहीं हो सकता ये पता है आपको? बारिश हुई तो मैं आपको 10,000 दूंगा, इसका मतलब 10,000 के बदले में दूसरे ने कुछ नहीं करना। ये तो हो गया नो रेसिप्रोकल। हो भी सकते हैं, बाज़ औक़ात जुआरियों में ना सूल होता है
कि जिसने जुआ लगाना है ना वो पहले पैसे शो करवाए, या कुछ पैसे जो है रखे, या कुछ कमीशन वगैरह होता है किसी बंदे का जिसको उन्होंने अपना मुंतजिम बनाया होता है, ठीक है। तो उसमें यह कहा जा सकता है कि भाई पहले ये उनकी उसकी तरफ से प्रॉमिस होगा जो जुआ लगा रहा है कि पहले पैसे इधर रखे, ठीक है, फिर उसके बाद इवेंट की बेस के ऊपर उसको अगर वो जीत गया तो पैसे मिलेंगे। तो इसमें पहले वाले बंदे का पैसे रिखवाना ये उसकी तरफ से रेसिप्रोकल प्रॉमिस है। बात होता है, बात नहीं भी होता। आप अपने दोस्त के साथ जुआ ना लगाए, लेकिन वैसे समझाने के लिए कह रहा हूं, तो शायद आप उससे ये ना कहें कि भाई पहले पैसे शो करवाओ, मैं भी कहें अगर आपको है कि जी भाई इसके पास तो पैसे होते नहीं है, तो आप कह भी सकते हैं, नहीं भी, मैं इस पे आप फॉलो करें, कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते। तो वेजरिंग एग्रीमेंट में रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। यानी हो सकता है हमारे पास तो पैसे हैं, हम दूसरे बंदे को ना कह के पैसे शो करवाओ, और हो सकता है उसे को भाई पहले पैसे रख, अपना प्रॉमिस ताकि इंश्योर हो जाए कि तुम जो प्रॉमिस करोगे वो पूरा होगा बाद में। जाना तो एक बंदे की जेब से, हाँ जाना एक बंदे, लेकिन उसका कंडीशन पूरी कर देना, ये भी तो प्रॉमिस है, ये भी तो प्रॉमिस है। तो वेजरिंग एग्रीमेंट में रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिस होते हैं। फर्क क्लियर? अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने सीखा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, हमने सीखा उसके एसेंशियल्स, हमने सीखा डिफरेंस ज्यादा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं और वेजरिंग में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अब चलते हैं रूल्स की तरफ। अटेंटिव हो जाइए, और जिस तरीके से मैं चुवाऊं उसी तरीके से आपने सोचना है, अपनी अकल नहीं लगानी, ठीक है। मेन चीज याद रखिएगा, हैपनिंग नॉन हैपनिंग। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हैपनिंग पे भी होते हैं, नॉन हैपनिंग पे भी होते हैं। रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या कर पढ़ने जा रहे हैं? रूल एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया, रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। रूल्स क्या है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने पे? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के रूल्स क्या हैं? क्या पढ़ने जा रहे हैं? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के डिपेंड करता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किस किस्म का है। हैपनिंग का है तो रूल कुछ और होगा, नॉन हैपनिंग का है तो रूल कुछ और होगा। टाइम फिक्स किया है तो रूल कुछ और होगा, टाइम फिक्स नहीं किया तो रूल कुछ और होगा। दर्जी से कहते भाई कपड़े सी के दो, दर्जी कहे नो प्रॉब्लम सर सी के देंगे। ईद आ गई, कपड़े नहीं सी के दिए, हम उसके खिलाफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस कर सकते हैं? नहीं, हाँ टाइम मेंशन नहीं किया था। और अगर टाइम मेंशन किया हो ईद, फिर ईद में नहीं सी के देता, फिर कर सकते हैं। तो इसका मतलब है टाइम का कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होना या ना होना बहुत अहम है। टाइम इंप्लाइड, देखें अगर लॉ ये कहता है अगर टाइम आपने मेंशन नहीं किया ना तो फिर रीजनेबल टाइम होगा, फिर वो रीजनेबल टाइम देखा जाए। और दर्जी कहेगा सर आजकल के हालात में रीजनेबल टाइम जो है ना वो 2-4 दिन नहीं है, आजकल तो 20-25 दिन है, क्योंकि हमने बुकिंग बंद की हुई है। इन भाईजान ने आए तो मैंने इन्हें कह दिया। तो जब टाइम मेंशन नहीं होता ना तब रीजनेबल कंसीडर किया जाता है, वो बात फिर झगड़े में चली जाती है क्या रीजनेबल है क्या नहीं है। लेकिन अगर आपने टाइम कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है, स्पेसिफाई किया हुआ है, टाइम इज फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट या टाइम इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट है, तो फिर आपके लिए डिसीजन करना बहुत आसान है। उस दिन से पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट हार गया, ब्रीच का केस डाल देंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब है रूल्स डिपेंड कर रहे होंगे दो बड़ी चीजों के ऊपर, किसके ऊपर? हैपनिंग या नॉट हैपनिंग के ऊपर, और किसके ऊपर? टाइम स्पेसिफाई किया या नहीं किया। ये बात समझ आई? नॉन हैपनिंग बता दें, अब कहें सर एग्जांपल के साथ बताएं, एग्जांपल के साथ, अब कहें सर एक नहीं 2 एग्जांपल के साथ बताएं, 2 अभी पहले देखें। अच्छा ये क्या लिखा रूल्स में? पहला रूल कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है कंटिंजेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, अपॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। और दूसरा क्या है? कंटिंजेंट अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ। पहले तो दोनों रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 में फर्क समझे। रूल नंबर 1 है हैपनिंग का, रूल नंबर 2 क्या है? पहले की एग्जांपल, मैंने एग्रीमेंट किया ट्रेडर के साथ क्या कि जब जहाज आएगा 50,000 के लिहाज से आपको बेच दूंगा सारा सामान। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ। और अगर मैं इंश्योरेंस वालों के साथ एग्रीमेंट करूं, इंश्योरेंस वाले कहे कि सर अगर आपका जहाज नहीं आता हम आपको 50 लाख देंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट अपॉन नॉन हैपनिंग। तो समझना पहले की एग्जांपल हमने क्या रखनी है? सेल वाले। दूसरे की एग्जांपल क्या रखनी है? यही एग्जांपल फिट करनी है हमेशा आपने
इस कंसेप्ट को जब कभी समझना है, पढ़ना है, इसे कोई और एग्जांपल फिट नहीं करनी, ये बड़ी सोच समझ के एग्जांपल आपके सामने रखी हुई है। कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए यही एग्जांपल चलेगी। पहले क्या पढ़ना है? हैपनिंग ऑफ, वो कहता है डिपेंड करता है इफ टाइम इज फिक्स्ड या इफ टाइम इज नॉट फिक्स्ड। किस पे डिपेंड करता है? रूल आगे, रूल के सब रूल भी होते हैं ना। तो मेन रूल क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट। सब रूल क्या है? टाइम फिक्स किया है कि नहीं किया? पहले टाइम फिक्स कर ले। मैंने एग्रीमेंट किया भाई के साथ, आज का तारीख है 9 तारीख है, अगर 30 मई तक जहाज आ गया तो मैं आपको सामान बेचूंगा। तो मैं सामान, रूल का मतलब होता है, रूल का मतलब ये होता है ये बताना कि कब कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्स होगा, कब इनफोर्सेबल नहीं होगा। रूल का मतलब यह होता है कब कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्स किया जाएगा, कब इनफोर्स नहीं किया जाएगा। हम रूल बता रहे हैं। रूल का मतलब क्या है? कब कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्स किया जाएगा, कब नहीं किया जाएगा। रूल का मतलब क्या है? रूल ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? कब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्स किया जाएगा, कब नहीं किया जाएगा। रूल ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? कब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्स होगा, कब नहीं होगा। ठीक है। तो पहला केस कंटिंजेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, जहाज आएगा तो बेचूंगा। इसमें इफ टाइम इज फिक्स्ड या इफ टाइम इज नॉट फिक्स्ड। इफ टाइम इज फिक्स्ड, 30 मई से पहले आया जहाज तो आपको बेचूंगा। टाइम फिक्स किया। अगर इवेंट हैपन हो जाए विद इन टाइम तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? जहाज 25 तारीख को आ गया, बेचना पड़ेगा कि नहीं? कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सेबल होगा जब इवेंट, क्योंकि यही तय पाया था कि तब करेंगे काम जब इवेंट हैपन होगा 30 तारीख तक। टाइम स्पेसिफाई किया 30 तारीख तक। तो कॉन्ट्रैक्ट कब इनफोर्सेबल होगा? जब इवेंट टाइम, और अगर इवेंट विद इन टाइम अगर ना हो तो इनफोर्सेबल नहीं है। अगर जहाज 5 जुलाई को आ गया तो क्या कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्स होगा? नहीं होगा। 5 जुलाई को जहाज आ गया, मैं इनको मजबूर नहीं कर सकता खरीदे। कहेंगे सर जी टाइम तय हुआ था, टाइम तय हुआ था, टाइम गुजर गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। भाई बात समझ आई? पढ़ के आ रहे हैं रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कब इनफोर्स होगा, कब नॉट इनफोर्सेबल होगा। पहला रूल क्या है? कंटिंजेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। हैपनिंग, इसमें जोर किसके ऊपर है? हैपनिंग के ऊपर। अगर टाइम स्पेसिफाई किया हुआ है, इवेंट उससे पहले हैपन हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सेबल। इवेंट उसके बाद हैपन होता है, कॉन्ट्रैक्ट नॉट इनफोर्सेबल। और अगर टाइम स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, टाइम स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, कॉन्ट्रैक्ट कब इनफोर्सेबल होगा? जब भी इवेंट हैपन होगा। अगर मैंने इनके साथ एग्रीमेंट किया जब मेरा जहाज कराची पे आएगा मैं आपको चीजें बेचूंगा। जहाज 25 को आया, चीजें बिकेंगी। 30 को आया बिकेंगी, 5 जुलाई को आया बिकेंगी, 10 जुलाई को आया बिकेंगी। यस, क्योंकि टाइम मेंशन ही नहीं किया। तो इसका मतलब है जब भी वो कंडीशन कोलैटरल लिमिट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। और अगर जहाज डूब जाए तो फिर वो वाइड हो जाएगा, फिर वो नॉट इनफोर्सेबल होगा। फिर वो क्या होगा? नॉट इनफोर्सेबल होगा। नहीं समझ आया? नहीं आया। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग क्या रूल है? अगर टाइम फिक्स किया है, टाइम फिक्स किया तो पहला, अगर विद इन टाइम अगर हो गया इनफोर्सेबल, विद इन टाइम हैपन नहीं हुआ नॉट इनफोर्सेबल। और अगर टाइम स्पेसिफाई नहीं किया गया और वो तो वो तब इनफोर्सेबल होगा जब भी वो इवेंट आ जाएगा, जब भी जहाज आ जाएगा। और अगर वो इवेंट इम्पॉसिबल हो जाए तो वो नॉट इनफोर्सेबल है। जहाज डूब गया, पता चल गया डूब गया, तो उसमें ये एग्रीमेंट क्या हो गया? नॉट इनफोर्सेबल। समझ आई? बे क्लियर हुआ? कंटिंजेंट है हैपनिंग के ऊपर, डन। अब आते हैं कंटिंजेंट है नॉन हैपनिंग के ऊपर। देखिए कंसेप्ट मेन यही रहेगा, कंसेप्ट को नहीं हिलाना आपने। रूल दूसरे एंगल से, ये तस्वीर का दूसरा रुख है। इंश्योरेंस वालों से ये कहा था, इंश्योरेंस वालों ने कहा अगर जहाज नहीं आया हम आपको 50 लाख देंगे। इसमें भी अगेन वही क्या जो हैपनिंग में था वही नॉन हैपनिंग में। क्या? 2 टाइप्स, इफ टाइम इज फिक्स्ड, इफ टाइम इज नॉट फिक्स्ड। इफ टाइम इज फिक्स्ड, अच्छा अब प्रीवियस नॉलेज की बेस पे आंसर करना है, सामने नहीं देखना। प्रीवियस नॉलेज क्या था? अगर हैपनिंग का हो
टाइम फिक्स हो तो विद इन टाइम हैपन हुआ तो इनफोर्सेबल है, आफ्टर टाइम हैपन हुआ नॉट इनफोर्सेबल है, और अगर विद इन टाइम वो इम्पॉसिबल हो गया तो नॉट इनफोर्सेबल है। भी ऐसे ही है ना। अब सुनिएगा, कॉन्ट्रैक्ट है कंटिंजेंट अपॉन नॉन हैपनिंग के ऊपर। इंश्योरेंस वालों ने कहा जहाज वापस नहीं आया पैसे देंगे, पहला टाइम इज फिक्स्ड। अब एग्रीमेंट क्या हुआ, इंश्योरेंस वालों ने कहा अगर 30 मई तक आपका जहाज नहीं आता हम आपको पेमेंट करेंगे, अगर जहाज नहीं आता हम आपको पेमेंट करेंगे। 30 मई तक जहाज आ गया, पेमेंट नहीं होगी, यानी कॉन्ट्रैक्ट नॉट इनफोर्सेबल, नॉट इनफोर्सेबल ना, यानी पेमेंट नहीं मिलेगी, नॉट इनफोर्सेबल। और अगर 30 मई तक जहाज नहीं आता, 30 मई तक जहाज नहीं आता, कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सेबल, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है नॉट हैपनिंग का, ये कॉन्ट्रैक्ट है नॉट हैपनिंग का। और अगर 30 मई से पहले जहाज डूब जाता है, इनफोर्सेबल के नॉट इनफोर्सेबल, इनफोर्सेबल के नॉट इनफोर्सेबल, इनफोर्सेबल, क्योंकि यही तय हुआ था, यही तय हुआ था। कंडीशन बनना नहीं समझ आई ना, आगे समझ, दोबारा से सुनना, दोबारा से सुनने। अब मैं आपको कंसेप्ट नहीं केस बताऊंगा, आपने हल बताना है। तय पाया जहाज आएगा तो सामान बेचेंगे, 30 तारीख तक जहाज आया तो सामान बेचेंगे, ये एग्रीमेंट तय पाया। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है ना। पहली सिचुएशन जहाज 25 को आया, जहाज यानी इवेंट हैपेंस विद इन टाइम, इनफोर्सेबल। दूसरा इवेंट डज नॉट हैपन विद इन टाइम, नॉट इनफोर्सेबल। तीसरा इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, नहीं वाइड नहीं हो जाएगा, क्योंकि एग्रीमेंट में तय पाया था, ये मेन कॉन्ट्रैक्ट तो है ही नहीं, ये तो कोलैटरल है ना जो इम्पॉसिबल हो गया। अगर वो इम्पॉसिबल हो जाए तो फिर इसका मतलब है ड्यू डेट पे कंफर्म है उसने नहीं आना, ये नॉट इनफोर्स, इसके लिए नॉट इनफोर्सेबल का वर्ड यूज करें वो बेहतर है, वाइड का वर्ड यूज ना करें। कुछ समझ आए? नहीं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे, नॉट हैपनिंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है यहां पे, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में यही तो है बात। नॉट हैपनिंग को आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना समझें। अगर जहाज वापस नहीं आता तो क्या ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगी? मैंने कॉन्ट्रैक्ट में पहले लिख दिया था कि मैं चीजें तब बेचूंगा जब जहाज आएगा, अब जहाज नहीं आता तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता फिर ब्रीच होती, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में मैंने सिर्फ इतना लिखा था ना मैं तुम्हें चीजें बेचूंगा, और अब जहाज नहीं आता तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती। अब नहीं है क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन ऐड कर दी थी। इंश्योरेंस वालों के साथ एग्रीमेंट किया, इंश्योरेंस वाले ने कहा अगर आपका जहाज वापस नहीं आएगा 30 तारीख तक हम आपको 50 लाख देंगे। अब आपने बताना इनफोर्सेबल के नॉट इनफोर्सेबल, सिर्फ ये लफ्ज बोलना। पहली ऑप्शन तय ये पाया हुआ है, ध्यान में रखिएगा, जहाज वापस नहीं आया तो इंश्योरेंस वाले 50 लाख देंगे। जहाज 25 को आ गया, नॉट, जहाज 30 तारीख तक नहीं आया, 5 को आया, इनफोर्सेबल। और अगर जहाज 25 को जहाज नहीं आया, खबर आई डूब गया, इनफोर्सेबल। क्योंकि हालांकि 30 तारीख तय पाई थी, लेकिन चूंकि अब 25 को कंफर्म हो गया कि 30 को भी जहाज नहीं आने वाला, तो ये इम्पॉसिबल हो गया। इसका मतलब है ये इनफोर्सेबल हो गया। भाई कुछ समझ आए? अच्छा, अगर इंश्योरेंस वालों के साथ एग्रीमेंट हुआ, टाइम फिक्स नहीं हुआ, उन्होंने कहा अगर आपका जहाज नहीं आता तो हम आपको 50 लाख देंगे। जहाज 5 जुलाई को नहीं, जहाज 25 मई को नहीं आया, इंश्योरेंस वाला इनफोर्सेबल है? सुन लें, हाँ, इंश्योरेंस वालों के साथ क्या एग्रीमेंट तय पाया कि अगर जहाज 30 मई तक नहीं आया तो हम आपको पैसे देंगे। ये पहला केस है, इफ टाइम इज फिक्स्ड। इसमें 25 को जहाज आ गया, कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सेबल है? नहीं है, क्योंकि कंटिजेंट है नॉन हैपनिंग के ऊपर। अगर 5 को आया, 5 जुलाई को, इनफोर्सेबल, ड्यू डेट गुजर गई और ड्यू डेट पे नहीं आया, यही तय पाया था, नहीं आया तो वो पैसे देंगे। तीसरा, अगर टाइम फिक्स नहीं करते इंश्योरेंस वाले, इसके साथ ये एग्रीमेंट हुआ अगर जहाज आपका नहीं आया ना हम आपको 50 लाख देंगे। जहाज 25 को नहीं आया, इनफोर्सेबल है? नहीं है, शाबाश। 5 जून को नहीं आया, नहीं है। 5 जुलाई को नहीं आया, 5 अगस्त को नहीं आया, 10 अगस्त को आ गया, तो ठीक है, नहीं इनफोर्सेबल, क्योंकि नॉट हैपनिंग के बाद इवेंट हैपन हो गया। अगर पता चले जहाज डूब गया, बिकम्स, ये है बिकम्स इम्पॉसिबल। कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट अपॉन नॉन हैपनिंग, तो टाइम फिक्स हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्सेबल होगा? व्हेन इवेंट
डज नॉट हैपन विद इन टाइम, अगर टाइम फिक्स किया हुआ है और टाइम के अंदर नहीं हैपन हुआ तो फिर इंश्योरेंस वालों को पैसे देने पड़ेंगे, और अगर टाइम फिक्स नहीं किया हुआ तो फिर जब भी जहाज आ जाएगा ठीक है, लेकिन अगर जहाज तबाह हो गया फिर इंश्योरेंस वालों को पैसे देने पड़ेंगे। यानी इनफोर्सेबल व्हेन इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। ठीक है, नहीं हाँ, इसमें रीजनेबल का टाइम देख सकते हैं, इसमें रीजनेबल का टाइम, लेकिन फिलहाल आप रीजनेबल टाइम वाला रूल साइड पे रखें, मेन रूल पहले समझ लें। बात क्लियर हुआ? दूसरी एग्जांपल, अब ये आपका टेस्ट है, टेस्ट, किताब को कर दे बंद। एग्रीमेंट हुआ, ए ने आपसे कहा आई विल मैरी यू इफ यू कंप्लीट सीए विद इन 5 years। चले 10 years कर लें, टाइम तो कोई भी डिसाइड होता। आई विल मैरी यू इफ यू कंप्लीट सीए विद इन 10 years। ये क्या है? क्या ये एग्रीमेंट कंटिंजेंट है? कोलैटरल इवेंट क्या है? सीए। मेन इवेंट क्या है? मैरिज। सीए कोलैटरल इवेंट। अच्छा, टाइम फिक्स हुआ है? अच्छा बताइए इसमें क्या होगा? टाइम इज फिक्स्ड। अगर आपने 8वें साल सीए कर लिया इनफोर्सेबल, 12वें साल सीए किया और 6ठे साल सीए छोड़ दिया, नॉट इम्पॉसिबल हो गया ना, या डिस्क्वालीफाई हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए तो क्या? नॉट, यही समझा रहा है। टाइम इज फिक्स है, कब इन्फोर्सेबल होगा? व्हेन इवेंट हैपेंस विद इन टाइम। 10 साल से पहले सीए कर लिया, इन्फोर्सेबल। नॉट इन्फोर्सेबल इफ इवेंट डज नॉट हैपन विद इन टाइम, यानी 10 साल में सीए नहीं किया, या इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, 6ठे साल में डिस्क्वालीफाई हो गए, तो फिर भी ये नॉट इन्फोर्सेबल है। 10वें साल का इंतजार नहीं किया जाएगा क्योंकि इवेंट इम्पॉसिबल हो गया। भाई बात समझ आए? अच्छा, अगला एग्रीमेंट सुने। आपने कहा ये एग्रीमेंट नहीं करना, अगला एग्रीमेंट। अच्छा ठीक है, आई विल मैरी यू इफ यू कंप्लीट सीए, इफ यू क्वालिफाई सीए। टाइम मेंशन नहीं है, टाइम इज नॉट फिक्स। हाँ पहले तो शुक्रिया, पहले तो शुक्रिया। अब रूल क्या लगेगा? ये एग्रीमेंट कब इन्फोर्सेबल होगा? वो चाहे 5 साल में हो, चाहे 10 में हो, चाहे 20 में हो, चाहे 50 में हो, 50 में हो। ये भाई एग्रीमेंट में तय पाया था ना, कब? टाइम तो नहीं था। अब ये कोर्ट का फैसला है, प्रिंसिपल का रूल लगाए या ना लगाए वो कोर्ट का फैसला है। हम अपने एग्रीमेंट की हद तक ये कहेंगे कि भाई चूंकि टाइम मेंशन नहीं था तो 50 साल बाद भी अगर हम सीए कर लेते हैं 50 साल में तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल है, और अगर उससे पहले डिस्क्वालीफाई हो जाए, यही सिखा रहा है कि टाइम इज नॉट फिक्स, तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा कब? व्हेन इवेंट हैपेंस, जब आप सीए कर जाएंगे। और अगर इवेंट इम्पॉसिबल हो जाता है, यानी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, अटेम्प्ट दे देके हो जाता है ना डिस्क्वालीफाई, तो फिर इवेंट क्या होगा? नॉट इन्फोर्सेबल। बात समझ आए? आगे चलते हैं। अब है कंटिंजेंट अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट। नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट, एग्रीमेंट चेंज। हमने कहा सीए वाला मुश्किल है, उसने कहा नहीं पापा नहीं मानते, नहीं आपने कहा हल निकालो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, पापा हैं इंग्लैंड में, अमेरिका में। आई विल मैरी यू इफ माई, इस वक्त उम्र है 16 साल उस पार्टी की, माइनर है ना, अभी तो शादी नहीं हो सकती, 2 साल इंतजार करना पड़ेगा ना। एग्रीमेंट क्या किया? आई विल मैरी यू इफ माई पेरेंट्स डू नॉट रिटर्न टू पाकिस्तान विद इन 2 years। ठीक है ना, समझ आ रहा है? ताकि 18 साल हो जाए, 18 साल के बाद शादी हो जाए, फिर पेरेंट्स आ भी जाए, कोई टेंशन नहीं है। आई विल मैरी यू इफ माई पेरेंट्स डू नॉट रिटर्न टू पाकिस्तान इन 2 years। ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट है। मेन एग्रीमेंट मैरिज है, कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट किसके ऊपर? हैपनिंग के नॉट हैपनिंग के ऊपर? नॉट हैपनिंग के ऊपर। टाइम फिक्स हुआ, टाइम फिक्स हुआ। ये कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्सेबल होगा? इफ इवेंट डज नॉट हैपन विद इन टाइम। अगर 2 साल गुजर जाए और पेरेंट्स वापस ना आए, या इफ पेरेंट्स डाई, इफ पेरेंट्स डाई, तभी तो इन्फोर्सेबल हो जाएगा ना, क्योंकि कंफर्म तो हो गया, तभी पेरेंट्स नहीं आएंगे, पेरेंट्स नहीं आएंगे ना भाई। इम्पॉसिबल की बात समझ आई ना, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, क्लियर हो गया। हमने कहा माइनर, कोई बात नहीं, थोड़ा इंतजार कर लीजिएगा, ठीक है। चले 18 साल एग्रीमेंट 18 साल में हुआ, यूं कर ले, अब ठीक है, अब ठीक, चले अब ठीक है।
टाइम इज नॉट फिक्स। अगर एज है फर्ज कीजिए 20 साल, एग्रीमेंट हुआ आई विल मैरी यू इफ माई पेरेंट्स डू नॉट रिटर्न टू पाकिस्तान, इफ माई पेरेंट्स डू नॉट रिटर्न टू पाकिस्तान, मरने तक इंतजार करना पड़ेगा। सही कह रहे हैं, सही पहुंच गए। बताइए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें कोलैटरल इवेंट क्या है? पेरेंट्स का नॉन हैपनिंग, पेरेंट्स का ना आना कोलैटरल इवेंट है। और ये हैपनिंग है कि नॉन हैपनिंग? टाइम फिक्स के नॉट फिक्स? नॉट फिक्स। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्सेबल होगा? आप 2 साल बाद जाएंगे, आप कहेंगे आप भी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करवाएं, कहा नहीं अभी भी पेरेंट्स आ सकते हैं। आप 10 साल बाद जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करवाएं, क्या जवाब मिलेगा? अभी भी पेरेंट्स आ सकते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्सेबल होगा? व्हेन इवेंट बिकम, यानी उनका वापस आना इम्पॉसिबल हो जाए। और वो जाहिर है कब होगा? हाँ, तो लेकिन यहां पे आपने कंसेप्ट याद करते हुए डेथ का कंसेप्ट, एग्जाम्पल को और कंसेप्ट को मिक्स नहीं करना। यहां पे डेथ नहीं लिखना, इम्पॉसिबल ही लिखना भाई। एग्जाम्पल को कंसेप्ट को मिक्स नहीं करना। बाद का कुछ स्टूडेंट कर देते हैं कि सर आपने कहा था जब डेथ होगी तो तब होगा। नहीं, क्योंकि कोई इवेंट, जहाज की डेथ थोड़ी होती है, जहाज तो डूबने में इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, तो अब समझ आया आज का। हालांकि छोटी सी चीज है आगे, लेकिन मैं आज नहीं बढ़ा रहा। क्यों नहीं बढ़ा रहा? मेन कंसेप्ट ना हिल जाए हमारा, ये कल बढ़ेंगे। मेन कंसेप्ट हमारा क्या है? कंटीजेंट रूल्स में आपने क्या याद रखना है? पहले बॉर्न, पहले हैपनिंग, फिर अच्छा ये तरतीब यही रखनी है, पहले हैपनिंग याद करना है फिर नॉन हैपनिंग। पहले नॉन हैपनिंग करेंगे ना याद नहीं होगा, पहले हैपनिंग फिर नॉन हैपनिंग। और हैपनिंग के अंदर पहले टाइम फिक्स फिर टाइम, पहले टाइम नॉट फिक्स करेंगे ना सही याद नहीं होगा, मुश्किल करेगा। ठीक है, तो आसान तरीन रास्ता बता रहा हूं अपने नॉलेज की बेस पे, जजमेंट की बेस पे। अब मुझे बताइए, क्विकली रिवीजन कर लें। नहीं अभी हमें सही तरीके से समझ नहीं आया ना, नहीं आया ना 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 अभी तो एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे। और क्विक रिवीजन मुझे याद है 2 मिनट की क्विक रिवीजन हमने कहा था करेंगे, बाकी चीज चलें। अच्छा मुझे बता दिए सबसे पहले कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में सबसे अहम चीज क्या है? कॉन्ट्रैक्ट टू डू इफ कोलैटरल इवेंट हैपेंस और डज नॉट, कोलैटरल इवेंट का लफ्ज और हैपन और डज नॉट हैपन का लफ्ज। एसेंशियल्स क्या है? इवेंट कोलैटरल होना चाहिए, फ्यूचर होना चाहिए, अनसर्टेन होना चाहिए। डिफरेंस में क्या पॉइंट्स है वेजरिंग और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में? डिफरेंस क्या है? वैलिडिटी, कौन सा वैलिड है? कंटीजेंट कौन सा वैलिड नहीं है? वेजरिंग। दूसरा फर्क क्या है? फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। एक में सोल डिटरमिनिंग फैक्टर है वेजरिंग में, जबकि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में उसका स्टेटस सिर्फ और सिर्फ कोलैटरल इवेंट के तौर पे है। पार्टीज का रियल इंटरेस्ट किस कॉन्ट्रैक्ट में होता है? कंटीजेंट में। और किस में नहीं होता? वेजरिंग में। और वो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस किस में होते हैं? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। किस में हो सकता है? हो सकता है ना हो, वेजरिंग में। अब रूल्स में सबसे पहले रूल्स, उधर नहीं इधर, सबसे पहले रूल्स में पहला रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हैपनिंग। हैपनिंग के अंदर 2 मजीद आइटम खुलेंगे। क्या? टाइम, अगर कॉन्ट्रैक्ट है कंटीजेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट, टाइम फिक्स है, इवेंट विद इन टाइम अकर होता है, हैपन होता है, इन्फोर्सेबल। विद इन टाइम स्पेसिफाइड अकर नहीं होता, नॉट इन्फोर्सेबल। और अगर बिफोर टाइम इम्पॉसिबल हो जाए तो भी नॉट इन्फोर्सेबल। बात समझ आ रही है? और अगर हैपनिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, टाइम मेंशन नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्सेबल होगा? जब भी वो इवेंट हैपन होगा। और कब इन्फोर्सेबल नहीं होगा? जब इवेंट इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक। अब कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट अपॉन नॉन हैपनिंग। नॉन हैपनिंग में थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ता है। नॉट हैपनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू टाइम इज फिक्स, टाइम इज नॉट फिक्स। पहले टाइम इज फिक्स, कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट है नॉन हैपनिंग के ऊपर, टाइम फिक्स किया गया है, विद इन टाइम इवेंट हैपन नहीं होता, इन्फोर्सेबल। विद इन टाइम हैपन हो जाता है और विद इन टाइम इम्पॉसिबल हो जाता है, इन्फोर्सेबल। ये चीज सुनना चाह रहा था, शाबाश। और अगर टाइम स्पेसिफाई ना किया, नॉट हैपनिंग है, टाइम स्पेसिफाई नहीं किया गया, नॉन हैपनिंग है, टाइम स्पेसिफाई नहीं किया गया, तो सिर्फ एक ही सूरत है, इसलिए इम्पॉसिबल हो जाए। इम्पॉसिबल। भाई क्लियर हो गया ये? अब घर जाके आपने इसको पढ़ा, ये आसानी से याद हो जाएगा। ये ना हैपनिंग, नॉन हैपनिंग और टाइम इज फिक्स, टाइम इज नॉट फिक्स, ये आपको थोड़ा टाइम लगाना तंग करता है। वैसे उम्मीद है कि अब नहीं तंग करेगा आपको, लेकिन फिर भी अगर आप भूल गए ना, इसकी रिवीजन ना की, तो ये ज़हन से निकल जाएगा। आपने इसकी रिवीजन करनी, लाजमी घर जाके 3-4 दफा पढ़ना है। क्लियर जी? टेस्ट का सिलेबस कर लिया, टेस्ट जो मर्जी आप कर, जो मर्जी। चैप्टर 4 2 और 3 तो हो गया ना, 2-3 दफा हो गया हुआ है। चैप्टर 4 कर ले,
चैप्टर 4 कर ले, तो 3 भी डालना उसमें, डाल दें, मुझे क्या करा दे। चैप्टर 2, 3 और 4। अच्छा चले चैप्टर 3 और 4, ना आपकी ना मेरी, चैप्टर 3 और 4 वही। नहीं ज्यादा डिस्कशन ना करें, और कंसेप्ट बड़ी मुश्किल ज़हन में बिठाया आपके, निकल जाएगा। चैप्टर 3 और 4 ये आपके सिलेबस में शामिल है जो असेसमेंट टेस्ट होगा। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।